कै बजे तक आएंगे? राम राम। पूरा 7 बजे तक टाइम।
Good afternoon to all of you. तो हम लोग कल जो अपना व्याख्यान दे रहे थे उस पर थोड़ी चर्चा करें, उसका पुनर्स्मरण करें। तो मैंने आपको बताया था कि 1960 के दशक में अमेरिका भारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा। अमेरिकी नौजवान हिप्पी संस्कृति की गिरफ्त में आ चुके। शिकागो विश्व की अपराध राजधानी कहा जाने लगा। बहुत बड़ी जनसंख्या जो अश्वेत समुदाय की थी अमेरिका की, वो अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़क पर उतर आई। रोजी रोटी, रोजगार का संकट पैदा हो गया था। अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली गई। और उधर वियतनाम में अमेरिका की मनोवैज्ञानिक पराजय हो चुकी। इन सब कारणों से अमेरिका के लोगों का अपने देश के लोक प्रशासन, राज्य व्यवस्था पर से विश्वास उठ चुका था। भारी जन आक्रोश था। तो उन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए, कैसे ये सारी दिक्कतें दूर की जाएं, उसके लिए अमेरिकी सरकार ने साइरैक्यूस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन सी हनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई 1966 में। और इस कमेटी ने कुछ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। उन पर विचार करने के लिए फिलाडेल्फिया विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ 1967। लेकिन ये जो सम्मेलन हुआ वहां पर भारी मतभेद पैदा और विचारकों का जो समूह था, जो समस्या के समाधान के लिए इकट्ठा हुआ था, जो हनी प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुआ था, वो दो अलग अलग वैचारिक शिविरों में बंट गया। जो युवा विचारक थे वो चाहते थे कि अमेरिकी लोक प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन हो और जो पुराने तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था चली आ रही है उसको पूरी तरह से एक साथ हटाया जाए और एक नई व्यवस्था लागू की जाए। लेकिन जो परिपक्व, गंभीर और वरिष्ठ विचारक और चिंतक थे, उनका यह कहना था कि ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि धीरे धीरे क्रमिक सुधार की। क्योंकि एक साथ अगर आप मौजूदा राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन को ध्वस्त कर देंगे तो आपके पास क्या कोई वैकल्पिक समाधान है? क्या आपके पास कोई वैकल्पिक लोक प्रशासन का मॉडल, कोई ढांचा कुछ है? तब तक क्या होगा जब तक नई राज्य व्यवस्था या लोक प्रशासन स्थापित नहीं हो जाता, देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो बजाय इसके कि हम एक बार में एक साथ पूरी लोक प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा ही बदल दें, धीरे 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 चरणबद्ध तरीके से क्रमवार सुधार करें। क्योंकि उनका कहना था इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव झरझर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये कहना बहुत आसान है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था जो है गर्त में चली जा रही है, वियतनाम में हम हार गए हैं, अश्वेत समुदाय आंदोलन कर रहा है। सरकार की आलोचना करना तो बहुत आसान है, उसका समाधान खोजना, उसका विकल्प देना बड़ा मुश्किल काम है। नतीजा क्या हुआ कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन दो फाड़ बट गया।
और जो युवा विचारक थे उन्होंने फिलाडेल्फिया सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में उन्होंने साइरैक्यूस विश्वविद्यालय के मिनोब्रुक नामक स्थान पर, जहां उनका सभागार कक्ष है, वहां एक सम्मेलन बुलाया 1968 में। और यहां पर ही उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था हमें बनानी चाहिए जिसमें 4 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाए: चेंज, इक्विटी, वैल्यू एंड रेलेवेंस। चेंज यानी परिवर्तन, यानी मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन लाए। इक्विटी यानी समाज में जो गैर बराबरी है, जो असमानता है, जो श्वेत अश्वेत का भेद है, जो काले गोरों के बीच की खाई है, उसको मिटाया जाए। वैल्यू, मूल्य, यानी कि लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, इससे जुड़े हुए आचरण और व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो असामाजिक गैर कानूनी तत्व हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। और रेलिवेंस की सिर्फ योजनाएं न बनाई जाए, वो प्रासंगिक भी हों, व्यवहारिक भी हों, जमीन के धरातल पर उन्हें लागू भी किया जा सके, धरातलीय यथार्थ पर योजनाएं बने। क्योंकि सरकार योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम तो बहुत बनाती है, लेकिन जब उसके क्रियान्वयन की बारी आती है तो वहां सरकार विफल हो जाती है, क्योंकि वो सच्चाई से कटी हुई होती है। वो योजनाएं और नीतियां दरअसल जो हकीकत है उससे तालमेल नहीं बैठा पाती। ये जो कुछ हुआ उसको फ्रैंक मैरिनी ने अपनी एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, 1971। और इस तरह से एनपीए शब्द पहली बार दुनिया में अमेरिका के इस फ्रैंक मैरिनी की रिपोर्ट से सामने आया। जिसके बाद ड्वाइट वाल्डो ने, जिन्होंने मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन फिलाडेल्फिया के बहिष्कार के बाद किया था, एक किताब लिखी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस इन अमेरिका। अमेरिका में लोक प्रशासन विप्लव के काल से गुजर रहा है। और फिर उसमें उन्होंने एनपीए के ऊपर विस्तार से चर्चा की। तो इस तरह से एनपीए का पूरा जो स्वरूप है वो सामने आया। सो इन अ नटशेल what we discussed was that there were so many problems in 1960s where America was going through social, economic, political turmoil. Number one, the psychological defeat in the war of Vietnam. Number two, the great discrimination with black population of America. They were denied their basic human rights. So they were agitated against the government. They had launched their movement under the leadership of Martin Luther King the Jr. Third, there was economic meltdown. Employment was nowhere to see. Inflation and price hike was skyrocketing. And the entire youth of America was under the tweezer grip of hippie culture, drug addiction, and Chicago had become the crime capital of the world, not only America. There was so much crime, parallel governments, parallel administration run by the mafia bosses and syndicates. Considering all these problems, the American government constituted a committee under Professor John C. Honey of Syracuse University in 1966 so as to give certain suggestions and recommendations. And to discuss upon those recommendations of Honey report, yet another conference was convened in 1967 at Philadelphia in the Department of Political Science. But unfortunately, during the course of discourse and discussion, instead of arriving at any conclusion, the conference was split and divided into two broad groups.
One group was led by the young scholars who wanted complete overhaul and radical replacement of the present system of public administration, whereas the senior scholars, mature scholars, they wanted to have slow, gradual reforms in the present system of public administration, so that the reforms may trickle down slowly and gradually. Otherwise, it will create an anarchy, chaos, and then it will be very difficult for the government to handle this situation. As a result, the young scholars boycotted the Philadelphia Conference and they organized their own conference against Philadelphia Conference in 1968 at the place called Minnow Brook, which is the name of the auditorium of the Syracuse University. Whatever these developments had taken place, it was collected, compiled, and written in a report form by Frank Marini, which was titled as New Public Administration, the Minnow Brook Perspective. And thus came the term NPA into existence. And then finally, Dwight Waldo authored a book, Public Administration in the Time of Turbulence, in the same year. So this is all about the origin and etymology of NPA. Is that very clear? अब आप लिख सकते हैं. नवीन लोक प्रशासन विचारों के उस समुच्चय को कहते हैं NPA is a set of those principles जिसे परंपरागत लोक प्रशासन से हटकर अपनाया गया था, which was adopted moving away with the traditional administration. It had 4 goals. इसके 4 लक्ष्य थे. चेंज, परिवर्तन, इक्विटी, समता, वैल्यू, मूल्य, एंड रेलेवेंस, तथा प्रासंगिकता. The idea of NPA came into late 1960s NPA का विचार 1960 के दशक के उत्तरार्ध में आया. When USA was going through social, economic and political turmoil, जब अमेरिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था, the US armed forces were already very badly defeated psychologically in the Vietnam War. अमेरिकी सेनाएं वियतनाम युद्ध में बुरी तरह से मनोवैज्ञानिक पराजय का शिकार हो चुकी थी.
Chicago had emerged as the crime capital of the world. शिकागो विश्व की अपराध राजधानी कहा जाने लगा था। Economy and employment were at its lowest levels. रोजगार और अर्थव्यवस्था अपने निम्नतम बिंदु तक पहुंच चुके थे। For which President Roosevelt had even announced a bailout package. जिसके लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक बेल आउट आर्थिक सहायता की घोषणा भी की थी, नोन एज द न्यू डील, जिसे न्यू डील कहा जाता। चेंज ऑन द अदर साइड, वहीं दूसरी तरफ the youth of America were under the tweezer grip of hippie culture. अमेरिका का युवा हिप्पी संस्कृति की चपेट में बुरी तरह फंस चुका था। ड्रग एडिक्शन, and other malpractices and bad habits were ruining their lives and society. तरह तरह के व्यसन और उनकी बुरी आदतों से युवाओं का जीवन, परिवार और समाज प्रभावित हो रहा था। And at the top of it, और इसके अलावा a vast population of black people in America, they were agitated, अमेरिका की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा अश्वेत आबादी का हिस्सा अशांत और आक्रोशित था। Because they had to suffer from all types of discrimination by the white people. क्योंकि श्वेत समुदाय के द्वारा हर तरह का भेदभाव उनके साथ किया जाता था। And they were even denied their basic human rights. और उन्हें न्यूनतम जीवन और मानवीय अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। Hence, Martin Luther King the Jr. had launched a movement against racial discrimination
and in favor of their rights. अतः मार्टिन लूथर किंग द जूनियर ने अश्वेतों के अधिकारों के लिए एक बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। Considering all these events, इन सभी घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए the common man of America was disgruntled, angry, agitated, and against the government and public administration of the day. सरकार और लोक प्रशासन से क्षुब्ध, अशांत, क्रोधित और आक्रोशित था। Change. To find out the solutions of all such problems, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन, निम्न चरण उठाए गए। ये लिख लीजिए। 1. द हनी रिपोर्ट 1966, हनी प्रतिवेदन 1966। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967, फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967। मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968, मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968। फ्रैंक मैरिनीज रिपोर्ट 1971, फ्रैंक मैरिनी का प्रतिवेदन 1971। एंड द लास्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, विप्लव के काल में लोक प्रशासन 1971। प्रोफेसर जॉन सी हनी belonged to Syracuse University. प्रोफेसर जॉन सी हनी साइरैक्यूस विश्वविद्यालय से संबंधित थे। And he published his report on higher education for public service. And he published his report on higher education for public service. और उन्होंने अपना प्रतिवेदन लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर तैयार किया।
in which he had given many suggestions and recommendations. जिसमें उन्होंने कई सारे सुझाव और संस्तुतियां प्रस्तुत की। Some of the important ones are as follows. इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नवत हैं। One, a national level higher education commission should be formed. A national level higher education commission should be formed. राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च सेवा शिक्षा आयोग बनाया जाए। 2, for industrial growth, economic development, and provide employment, औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक विकास और रोजगार देने के लिए cooperation and assistance should be taken from the private sector. निजी क्षेत्र से सहयोग और सहायता प्राप्त की जाए। Three, any doubt or skepticism, on the status of public administration, as a subject must be removed immediately. एक विषय के रूप में लोक प्रशासन पर किसी भी प्रकार के संशय, शक और शुभा को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। Next, public administration should be taught and researched in all colleges and universities of America. अमेरिका के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन को शोध, अध्ययन और अनुसंधान के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। Next, separate fellowship programs should be given for students and teachers of public administration. लोक प्रशासन के छात्रों और शिक्षकों के लिए विशेष तथा अलग से शोध वृत्तियां प्रदान की जाएं, so that they may conduct research and present conclusion on the problems of public administration.
ताकि वे लोक प्रशासन की समस्याओं पर शोध और अनुसंधान करके निष्कर्ष दे सके। Next, all government officials from local, provincial and federal levels स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे सभी सरकारी कर्मियों को should be given a separate training in public administration. लोक प्रशासन में अलग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। नेक्स्ट, government should take initiatives and reformative measures on all the matters of public affairs and public administration. सरकार को लोक प्रशासन और लोक सेवाओं से जुड़े विषयों और समस्याओं पर सुधार करने के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनानी चाहिए। Change. To discuss the report of Honey Committee, हनी समिति के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करने के लिए a conference was organized in the Department of Political Science, Philadelphia University in 1968. उन्नीस में फिलाडेल्फिया विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। The theme of this conference was the theory and practice of public administration. The theory and practice of public administration. इस सम्मेलन की विषय वस्तु थी लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार। It was headed by Professor Charles Worth. इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर चार्ल्स वर्थ ने की थी। बट अनफॉर्चुनेटली, किंतु दुर्भाग्य रूप से
During the course of debate and discussion, चर्चा परिचर्चा के समय the scholars of the conference were divided into two ideological and opposite camps. सम्मेलन में भाग लेने वाले विचारक दो परस्पर विरोधी वैचारिक शिविरों में बट गए। The young scholars wanted immediate, abrupt, sudden, and complete overhaul of the present system. युवा विचारक चाहते थे कि वर्तमान व्यवस्था में तत्काल अविलंब और संपूर्ण आमूल चूल परिवर्तन कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना, दुष्यंत का शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और मेरा मकसद नहीं है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, मेरा मकसद नहीं है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। हम थक गए सुनते सुनते कि सरकार योजना बनाएगी, नीतियां बनाएगी, कार्यक्रम बनाएगी, सुधार करेगी, अब ठीक हो जाएगा। यही तो चलता चला आ रहा है, क्या हो रहा है? तो जब सब कुछ इतना बिगड़ ही गया है तो थोड़ा और बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाए उसके बाद तो ठीक होगा। क्योंकि मवाद कहीं गहरे बैठा हो तो शल्य क्रिया ही करनी पड़ती है। साधारण चिकित्सा से गंभीर रोगों का उपचार नहीं होता है। अमेरिका गंभीर रोगों से ग्रस्त हो चुका है, उसके लिए साधारण चिकित्सा करने की बात आप कर रहे हैं, शल्य क्रिया करनी होगी। आवश्यक हो तो अमेरिका को बचाने के लिए शरीर का कोई अंग काट के फेंकना पड़े तो फेंक देना चाहिए, इससे पहले कि कैंसर पूरे शरीर में फैल जाए। वो भाग जो कैंसर ग्रस्त हो चुका हो, ठीक नहीं हो सकता, उसको निकाल देना चाहिए। जब कैंसर होता है तो क्रोसिन खाने से बीमारी दूर नहीं होती, कीमोथेरेपी करनी पड़ती। So when the wound is so dark and deep, it requires surgery. Normal medicinal processes cannot heal serious illness. When there is a cancer in the body,
It is not treated with crocin. It is treated with chemotherapy. So we are now having enough of the same old talks and discussions. Wait and watch. Things will be all right. Everything will improve. When? तो जो मेच्योर स्कॉलर्स थे, सीरियस स्कॉलर्स थे, वो कहने लगे लंबी है गम की रात, मगर रात ही तो है। अंधेरा है तो कभी ना कभी सवेरा तो होगा, सूरज खिलेगा, धूप निकलेगी, उजाला फैलेगा। जो इलाज करने का तरीका आप लोग बता रहे हैं, उससे तो पूरे अमेरिका में अराजकता फैल जाएगी। चलिए हम मानते हैं कि ये व्यवस्था जो है दोषग्रस्त है, इसमें बहुत समस्याएं हैं, इसमें बहुत परेशानियां हैं, इसको दूर करना चाहिए। तो विकल्प बताइए, समाधान दीजिए। है आपके पास कोई विकल्प? है कोई समाधान? तो केवल आलोचना करने से और केवल चीखने चिल्लाने से समस्या दूर नहीं होगी, उसके लिए प्रयास करना होगा। और हम कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास तब होगी जब नई बिल्डिंग बड़ी खड़ी हो जाएगी। और तब तक क्या होगा? जब तक नई बिल्डिंग बन रही होगी, उसमें 6 महीना लगेगा कि साल भर लगेगा, और नई बिल्डिंग बनाने का पैसा कहां से आएगा जब आपकी इकोनॉमी की हालत ये है? तो इसी बिल्डिंग को धीरे धीरे सुधार भी करते रहें और पढ़ाई लिखाई भी चलती रहे। तो आज जिस हालत में ये क्लासरूम है, उसको और बेहतर बनाने के लिए इस क्लासरूम को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इस क्लासरूम को सजाना है, बेहतर करना है, तो धीरे धीरे इसमें हम ट्यूबलाइट की जगह एलईडी लगा देंगे, हम प्रोजेक्टर लगा देंगे, हम स्मार्ट बोर्ड लगा देंगे। इन एक साथ एक दिन हम सब इसको खत्म कर दें और कह दें कि अब भाई नई क्लास में मिलेंगे, तो खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और कौन जीता है तेरे जुल्म के सर होने तक। कब तक? ये तरीका ठीक नहीं है। चेंज। The senior, matured and old scholars were of the opposite view. वरिष्ठ और परिपक्व विचारक दूसरा दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे। They were in the favor of slow, gradual, systematic reform in the present system itself. वह वर्तमान व्यवस्था में ही धीरे धीरे क्रमिक और व्यवस्थित सुधार के पक्षधर थे। They said that, उनका कहना था कि the suggestions given by young scholars are too radical and revolutionary. to implement.
नए विचारकों के सुझाव, क्रियान्वयन करने योग्य व्यवहारिक नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणामतः the Philadelphia Conference was divided into two camps. फिलाडेल्फिया सम्मेलन दो वैचारिक शिविरों में बट गया। And the young scholars boycotted this conference. और युवा विचारकों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। And instead organized another conference और इसकी जगह पर एक दूसरा सम्मेलन at Minnowbrook in the Syracuse University campus in 1968. Known as the Minnowbrook Conference or the first Minnowbrook. और साइरैक्यूस विश्वविद्यालय के मिन्नोब्रुक सभागार कक्ष में उन्नीस में एक दूसरा सम्मेलन आयोजित किया, जिसे प्रथम सम्मेलन, प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन भी कहते। It was headed by Dwight Waldo. इसकी अध्यक्षता डी वाल्डो ने की। In this conference, they emphasized upon change, equity, value, and relevance. इस सम्मेलन में उन्होंने परिवर्तन, समता, मूल्य और प्रासंगिकता पर बल दिया। And as a result, और इसके परिणाम स्वरूप Frank Marini collected and compiled all these developments in a report in 1971. फ्रैंक मैरिनी ने इन सभी घटनाक्रमों को संकलित, एकत्रित और लिखित रूप में एक प्रतिवेदन का स्वरूप प्रदान किया। which was entitled as New Public Administration, the Minnowbrook Perspective. जिसका शीर्षक था नवीन लोक प्रशासन, मिन्नोब्रुक परिप्रेक्ष्य या परिदृश्य। And that is how the term NPA was coined and came into existence.
और इस प्रकार एनपीए शब्द की रचना हुई और वह अस्तित्व में आ गया। In 1971 itself, 1971 में ही डिवाल्डो authored his book. डिवाल्डो ने अपनी एक पुस्तक लिखी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। विप्लव के युग में लोक प्रशासन। And thus NPA became very popular in USA and then gradually in rest of the world. और इस प्रकार एनपीए पहले अमेरिका में और फिर धीरे धीरे समूचे विश्व में एक बहुत ही लोकप्रिय विचारधारा बन गई। इन द होल ऑफ 1970s, समूचे 1970 के दशक में NPA was discussed and analyzed by various scholars through their own viewpoints. विभिन्न विचारकों द्वारा एनपीए का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण अलग अलग तरह से अलग अलग विद्वानों ने किया। which ultimately saved public administration as a separate and distinct discipline. और इससे अंततः लोक प्रशासन एक अलग और विशिष्ट विषय के रूप में अस्तित्व में बना रह सका। कोई शक तो सर? ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। अब जब एनपीए आ गया तो लोक प्रशासन तो बच गया, लेकिन एनपीए का विचार असफल हो गया। और क्यों हुआ? जिसके कारण फिर एनपीए की जगह एनपीएम को आना पड़ा, जो अगला चरण। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे अगली क्लास। कोई शक, कोई सवाल? सो एनपीए failed and failed miserably as an ideology, and that is why in place of NPA, NPM was introduced, which is the next stage of evolution of public administration, and that we will discuss in the next class on Monday. Is that very clear? Thank you.